हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीनत। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया का। बच्चों के अध्ययन के तरीके। जब एक शोधकर्ता बच्चों का अध्ययन करने का निर्णय लेता है तो कार्य आमतौर पर अध्ययन के लिए एक विषय या व्यवहार का चयन करके शुरू होता है और फिर एक बुनियादी पद्धति पर ध्यान केंद्रित करता है जो जानकारी को सबसे कुशल और प्रभावी तरीके से इकट्ठा करने की अनुमति देगा। बाल विकास के शोधकर्ताओं के पास विभिन्न प्रकार की शोध विधियां हैं जिनमें से चयन करना है। ये तरीके महत्वपूर्ण तरीकों से भिन्न हैं। उदाहरण के लिए, एक मामले के अध्ययन में अनुसंधान अध्ययन के विषयों के जीवन में बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं करता है और प्रायोगिक नियंत्रण शोधकर्ता की प्रमुख चिंता नहीं है। इसके विपरीत एक प्रायोगिक या अर्ध प्रयोगिकी अध्ययन में अनुसंधान आमतौर पर अधिक दखल देने वाला होता है और शोधकर्ता एक निश्चित मात्रा में प्रायोगिक नियंत्रण चाहते हैं। प्रत्येक विधि की ताकत और कमजोरियों को समझना ये तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि किसी विशेष अध्ययन में किसका उपयोग किया जाए। बच्चों के अध्ययन के तरीके हैं। जब एक शोधकर्ता बच्चों का अध्ययन करने का निर्णय लेता है तो कार्य आमतौर पर अध्ययन के लिए एक विषय या व्यवहार का चयन करके शुरू होता है और जो जानकारी को सबसे कुशल और प्रभावी तरीके से इकट्ठा करने की अनुमति देगा। वे शोधकर्ताओं के पास भिन्न प्रकार की शोध विधियां हैं और उदाहरण के लिए, एक मामले के अध्ययन में अनुसंधान अध्ययन के विषयों के जीवन में बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं करता और एक प्रायोगिक या अर्धप्रायोगिक अध्ययन में अनुसंधान आमतौर पर अधिक दखल देने वाला होता है और प्रत्येक विधि की ताकत और कमजोरियों को समझना ये तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि किसी विशेष अध्ययन में किसका उपयोग किया जाए। नेक्स्ट, शोधकर्ता जिस प्रकार का तरीका चुनता है वे कई कारकों से प्रेरित होता है और परिकल्पना जिसका परीक्षण किया जा रहा है या शोध प्रश्न जो पूछा जा रहा है, किस प्रकार की जानकारी एकत्रित की जा रही है, अध्ययन कैसे तैयार किया गया है, प्रतिभागियों की संख्या और कोई भी प्रतिभागियों से संबंधित नैतिक विचार, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। ये अनिवार्य है कि शोध वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाए। बाल विकास शोधकर्ता के पहले कार्यों में से एक ये है कि जानकारी एकत्रित करने के लिए एक बुनियादी विधि का निर्धारण किया जाए। वैज्ञानिक पूछताछ आमतौर पर दो व्यापक श्रेणियों में आती है, वे जो गुणात्मक विधियों का उपयोग करके आयोजित की जाती है और जो मात्रात्मक विधियों का उपयोग करके आयोजित की जाती है। जैसे कि गुणात्मक शब्द का तात्पर्य है कि गुणात्मक विधियां गैर संख्यात्मक डिजाइनों को नियोजित करती हैं और एक प्रक्रिया के रूप में और जिस स्थान पर घटनाएं घटित होती हैं उसमें घटना का अध्ययन करने का प्रयास करती हैं। इसके विपरीत मात्रात्मक दृष्टिकोण घटना को संख्यात्मक रूप से मापने का प्रयास करता है और परिणाम या उत्पादों के संबंध में कटौतीत्मक रूप से निष्कर्ष निकालता है। बच्चों के अध्ययन में दोनों दृष्टिकोणों का अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो शोधकर्ता जिस प्रकार का तरीका चुनता है वह कई कारकों से प्रेरित होता है और ये शोध प्रश्न को पूछा जा रहा है कि अध्ययन कैसे तैयार किया गया है, प्रतिभागियों की संख्या और कोई भी प्रतिभागियों से संबंधित नैतिक विचार, या ये अनिवार्य है कि शोध वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाए। बाल विकास शोधकर्ता के पहले कार्यों में से एक ये है कि जानकारी एकत्रित करने के लिए एक बुनियादी विधि का निर्धारण किया जाए, वे जो गुणात्मक विधियों का उपयोग करके आयोजित की जाती है। गुणात्मक शब्द का तात्पर्य है कि गुणात्मक विधियां गैर संख्यात्मक डिजाइनों को नियोजित करती हैं और उसमें घटना का अध्ययन करने का विपरीत मात्रात्मक दृष्टिकोण घटना को संख्यात्मक रूप से मापने का प्रयास करता है और बच्चों के अध्ययन में दोनों दृष्टिकोणों का अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाल अध्ययन के गुणात्मक तरीके। प्रमुख प्रकार के गुणात्मक तरीकों में अवलोकन, सब रिपोर्ट और केस स्टडी शामिल है। शोधकर्ता अक्सर किसी प्रकार के व्यवस्थित अवलोकन के माध्यम से सीधे व्यवहार को देखने का विकल्प चुनते हैं। घुसपैठ के
वांछित स्तर और जिस प्रकार के वातावरण में अवलोकन होना है उसके आधार पर कई विकल्प हैं। अवलोकन के कम से कम दखल देने वाले रूप को प्राकृतिक कहा जाता है। एक प्राकृतिक अवलोकन करने में शोधकर्ता प्राकृतिक वातावरण में व्यवहार को देखता है, जैसे कि घर, डे केयर या स्कूल सेटिंग में। यह देखने का एक शानदार तरीका हो सकता है कि रोज़मर्रा की सेटिंग में क्या होता है। हालांकि दोष ये है कि शोधकर्ता का पर्यावरण पर बहुत कम नियंत्रण होता है और इसके परिणामस्वरूप किसी भी बाहरी चर शोध किए जा रहे हैं। व्यवहार के अलावा अन्य कारक पर आगे अवलोकन के दौरान व्यवहार बहुत बार या बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं हो सकता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए शोधकर्ता अवलोकन को ऐसे स्थान पर स्थापित करना चुन सकता है जहां सभी प्रतिभागियों के लिए स्थितियां समान हों। उदाहरण के लिए इस उद्देश्य के लिए एक प्रयोगशाला सेटिंग या कृत्रिम कक्षा स्थापित की जा सकती है। ऐसी सेटिंग में दुर्भाग्य से प्रतिभागी उस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते हैं जैसे वे सामान्य सेटिंग में करते हैं। इस बात पर ध्यान दिए बिना कि अवलोकन कैसे स्थापित किया गया है, अवलोकन डेटा जिसे कभी कभी फील्ड नोट्स के रूप में संदर्भित किया जाता है, विषयों और प्रमुख विचारों के लिए सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए स्थापित किया जा सकता है। ऐसी सेटिंग में दुर्भाग्य से प्रतिभागी उस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते हैं जैसे वे सामान्य सेटिंग में करते हैं। इस बात पर ध्यान दिए बिना कि अवलोकन कैसे स्थापित किया गया है, अवलोकन से प्राप्त डेटा जिसे कभी कभी फील्ड नोट्स के रूप में संदर्भित किया जाता है, तुलनात्मक रूप से जानकारी एकत्रित करने के लिए सब रिपोर्ट का उपयोग एक अन्य विकल्प है। आत्म रिपोर्ट के दो रूप हैं। पहली साक्षात्कार विधि है जिसमें शोधकर्ता अनौपचारिक या औपचारिक सेटिंग में प्रतिभागियों से प्रश्न पूछता है और प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करता है। दूसरा रूप है सब रिपोर्ट उपकरण है जिसमें प्रतिभागी प्रश्नावली या किसी अन्य प्रकार के संरचित उपकरण का जवाब देते हैं। दोनों रूपों के फायदे और नुकसान हैं। संरचित उपकरण भारी और बाहरी उत्तेजनाओं पर नियंत्रण प्रदान करते हैं, प्रतिक्रियाओं की अनुमति की तुलना करते हैं और कुशल डेटा संग्रह में सहायता करते हैं। साक्षात्कार समृद्ध जानकारी प्रदान कर सकते हैं और प्रतिभागियों के उन पहलुओं को टेप कर सकते हैं जो संरचित उपकरणों में आजमाए जाते हैं, जैसे कि प्रतिभागी प्राकृतिक सेटिंग में कैसे सोचते हैं और कार्य करते हैं। दुर्भाग्य से व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के बीच तुलना उद्देश्यों के लिए खुले साक्षात्कार के परिणाम का उपयोग करना मुश्किल है। साक्षात्कार के प्राप्त समृद्ध डेटा मानकीकरण की कीमत पर आ सकता है जिससे प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं में तुलना की जा सकती है। शोध की तीसरी गुणात्मक विधि नैदानिक विधि या केस स्टडी है। केस स्टडी से शोधकर्ताओं को एक व्यक्ति के विकास के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। समृद्ध डेटा किसी व्यक्ति की विकासात्मक प्रक्रिया का एक विस्तृत तस्वीर प्रदान करता है। बदले में इसका मतलब यह है कि अध्ययन में केवल एक ही व्यक्ति है और जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं उन्हें अन्य व्यक्तियों के लिए आसानी से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। का गुणात्मक प्रभाव क्या है कि गुणात्मक रूप से जानकारी एकत्रित करने के लिए सब रिपोर्ट का उपयोग एक अन्य विकल्प है। पहली साक्षात्कार विधि है जिसमें शोधकर्ता अनौपचारिक या औपचारिक सेटिंग में प्रतिभागियों से प्रश्न पूछता है। दूसरा रूप है सब रिपोर्ट उपकरण जिसमें प्रतिभागी प्रश्नावली या किसी अन्य प्रकार के संरचित उपकरण का जवाब देते हैं और ये फायदे और नुकसान हैं जिससे प्रतिक्रियाओं की अनुमति की तुलना करते हैं और कुशल डेटा संग्रह में सहायता करते हैं और उन पहलुओं को टेप कर सकते हैं जो संरचित उपकरणों में आजमाए जाते हैं और कार्य करते हैं। दुर्भाग्य से व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के बीच तुलना उद्देश्यों के लिए खुले साक्षात्कार के परिणाम का उपयोग करना मुश्किल है जिससे प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं में तुलना की जा सकती है। शोध की तीसरी गुणात्मक विधि नैदानिक विधि या केस स्टडी है। केस स्टडी से शोधकर्ताओं को एक व्यक्ति के विकास के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। बदले में इसका मतलब ये है कि अध्ययन में केवल एक ही व्यक्ति है और जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं
उन्हें अन्य व्यक्तियों के लिए आसानी से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाल अध्ययन के मात्रात्मक तरीके। मात्रात्मक तरीके अध्ययन के 3 प्रकार के मात्रात्मक तरीके हैं, सहसंबंधी, प्रायोगिक और अर्ध प्रायोगिक। कुछ हद तक इनमें से प्रत्येक डिजाइन शोधकर्ता को विभिन्न कारकों के बीच संबंधों की पहचान करने और फिर इन संबंधों के कारणों को निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है। शोधकर्ता की प्रारंभिक जिम्मेदारी सामान्य डिजाइन का पता लगाना है जो अधिकतम स्पष्टता के साथ परिकल्पना का परीक्षण करता है। सहसंबंधी डिजाइन का उपयोग ये निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि संबंध 2 या 2 से अधिक चर के बीच मौजूद है या नहीं। अतः अन्वेषक ये निर्धारित करना चाहता है कि क्या एक चर में परिवर्तन दूसरे चर में परिवर्तन के साथ मेल खाता है। एक सहसंबंध डिजाइन में कोई परिवर्तनशील हेरफेर नहीं होता है। उदाहरण के लिए एक बच्चे के व्यवहार को मापा जाता है क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से होते हैं और उपायों के परिणामों के बीच संबंध को दर्शाते हुए एक संख्यात्मक सूचकांक की गणना की जाती है। आमतौर पर एक सहसंबंध गुणांक का उपयोग संबंधों की ताकत और प्रकार, सकारात्मक या नकारात्मक, की गणना करने के लिए किया जाता है, जबकि सहसंबंधी डिजाइन बेहद उपयोगी है। इसका उपयोग चरों के बीच कारण प्रभाव संबंधों को निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसका प्राथमिक कारण यह है कि अध्ययन के तहत चर के अलावा अन्य चर को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, या अन्यथा सहसंबंधी डिजाइन में माना जाता है कि इस तरह के चर अध्ययन के तहत चर के बीच संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं, और इस तरह का नियंत्रण केवल उन डिजाइनों में दिया जाता है कि जिनमें चरों में हेरफेर किया जा सकता है, और प्रतिभागियों को समूह को एक प्रयोगात्मक डिजाइन कारण प्रभाव निष्कर्ष की अनुमति देता है क्योंकि चरों में हेरफेर किया जा सकता है और प्रतिभागियों को यादृच्छिक रूप से असाइन किया जा सकता है। चरों के हेरफेर के संबंध में शोधकर्ता को प्रयोग के लिए स्वतंत्र और आश्रित चर निर्दिष्ट करना चाहिए। स्वतंत्र चर विभिन्न उपचार हैं जो प्रतिभागियों को प्राप्त होते हैं और जो शोधकर्ता द्वारा हेरफेर किए जाते हैं, जबकि आश्रित चर प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए एक स्वतंत्र चर छात्रों द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष पठन निर्देश की मात्रा का प्रतिनिधित्व कर सकता है और आश्रित चर पठन उपलब्धि स्कोर हो सकता है। संक्षेप में, शोधकर्ता चाहता है कि निर्भर चर स्वतंत्र चर के साथ व्यवहार किए जाने के प्रभाव को प्रतिबिंबित करे। स्वतंत्र चर का प्रयोगकर्ता नियंत्रण, जैसे राशि, अवधि और उपचार का प्रकार, आंशिक रूप से कारण प्रभाव के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आवश्यक विश्वास प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, निर्भर चर में अंतर को तब प्रतिभागियों द्वारा प्राप्त विभिन्न उपचारों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जब, उदाहरण के लिए, पढ़ने की उपलब्धि के अंकों में अंतर को सीधे पढ़ने के निर्देश की विभिन्न मात्राओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये कहने के लिए कि उपचार ने कुछ प्रभाव डाला है, ये महत्वपूर्ण है कि प्रतिभागियों के सभी लक्षण लगभग समान हों, विशेष रूप से वे जो अध्ययन को भ्रमित कर सकते हैं। ऐसी समूह समानता को पूरा करने का एक तरीका प्रतिभागियों को समूह में यादृच्छिक रूप से असाइन करना है। संक्षेप में, जब विभिन्न उपचार प्राप्त करने वाले के पीछे मौका बल होता है तो ये माना जाता है कि समूह में ऐसे प्रतिभागी होते हैं जो उपचार प्राप्त करने से पहले कमोबेश एक जैसे थे। कारण प्रभाव निष्कर्ष की अनुमति देने वाले आवश्यक नियंत्रण हासिल करने की क्षमता भी प्रायोगिक डिजाइन की एक महत्वपूर्ण कमी है। एक नियंत्रित सेटिंग में शोध करने से प्रतिभागियों के प्राकृतिक व्यवहार पैटर्न में बदलाव आ सकता है और इसीलिए परिणामों की पारिस्थितिक वैधता कम हो सकती है। शोधकर्ता को नैतिक सीमाओं के भीतर भी रहना चाहिए, जिसका अर्थ है कि प्रतिभागियों पर प्रतिकूल शारीरिक या मनोवैज्ञानिक प्रभाव वाले उपचारों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अंत में, यादृच्छिक असाइनमेंट की आवश्यकता नैतिक या व्यवहारिक कारणों से संभव नहीं हो सकती है। बाल अध्ययन के मात्रात्मक तरीके क्या हैं? कि
अध्ययन के 3 प्रकार के मात्रात्मक तरीके हैं: सहसंबंधी, प्रायोगिक और अर्धप्रायोगिक। कुछ हद तक इनमें से प्रत्येक डिजाइन शोधकर्ता को विभिन्न कारकों के बीच संबंधों की पहचान करने और फिर इन संबंधों के कारणों को निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है और डिजाइन का पता लगाना और अधिकतम स्पष्टता के साथ परिकल्पना का परीक्षण करता है। सहसंबंधी डिजाइन का उपयोग ये निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि संबंध 2 या 2 से अधिक चर के बीच मौजूद हैं या नहीं, या एक सहसंबंध डिजाइन में कोई परिवर्तनशील हेरफेर नहीं होता है। उदाहरण के लिए एक बच्चे के व्यवहार को मापा जाता है और उपायों के परिणामों के बीच संबंध को दर्शाते हुए एक संख्यात्मक सूचकांक की गणना की जाती है। सकारात्मक या नकारात्मक की गणना करने के लिए किया जाता है, जबकि सहसंबंधी डिजाइन बेहद उपयोगी है और इसका प्राथमिक कारण यह है कि अध्ययन के तहत चर के अलावा अन्य चर को मापा या नियंत्रित नहीं किया जा सकता, या इस तरह का नियंत्रण केवल उन डिजाइनों में दिया जाता है जिनमें चरों में हेरफेर किया जा सकता है और प्रतिभागियों को समूह को बेतरतीब से सौंपा जा सकता है। क्योंकि चरों में हेरफेर किया जा सकता है और प्रतिभागियों को यादृच्छिक रूप से असाइन किया जा सकता है और आश्रित चर निर्दिष्ट करना चाहिए। स्वतंत्र चर विभिन्न उपचार हैं जो प्रतिभागियों को प्राप्त होते हैं, और उदाहरण के लिए एक स्वतंत्र चर छात्रों द्वारा प्राप्त प्रत्येक पठन निर्देश की मात्रा का प्रतिनिधित्व कर सकता है। शोधकर्ता चाहता है कि निर्भर चर स्वतंत्र चर के साथ व्यवहार किए जाने के प्रभाव को प्रतिबिंबित करें और उपचार का प्रकार आंशिक रूप से कारण प्रभाव के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आवश्यक विश्वास प्रदान करता है। और उदाहरण के लिए पढ़ने की उपलब्धि के अंकों में अंतर को सीधे पढ़ने के निर्देश की विभिन्न मात्राओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऐसी समूह समानता को पूरा करने का एक तरीका प्रतिभागियों को समूह में यादृच्छिक रूप से असाइन करना है, और पीछे मौका बल होता है तो ये माना जाता है कि समूह में ऐसे प्रतिभागी होते हैं जो उपचार प्राप्त करने से पहले कमोबेश एक जैसे थे, और एक नियंत्रित सेटिंग में शोध करने से प्रतिभागियों की प्राकृतिक व्यवहार पैटर्न में बदलाव आ सकता है और पारिस्थितिक वैधता कम हो सकती है। शोधकर्ता को नैतिक सीमाओं के भीतर भी रहना चाहिए और मनोवैज्ञानिक प्रभाव वाले उपचारों का उपयोग नहीं किया जाने के लिए एक शोधकर्ता अर्धप्रायोगिक डिजाइन की ओर मोड़ सकता है। अर्धप्रायोगिक विधि शोधकर्ता को उन समूह की तुलना करने की अनुमति देती है जिन्हें विभिन्न वर्गों का इलाज करना अभी भी संभव हो सकता है, लेकिन शोधकर्ता को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिभागियों को यादृच्छिक रूप से कक्षाओं को नहीं सौंपा गया था। ऐसे मामले में एक अर्धप्रायोगिक डिजाइन का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन शोधकर्ता को किसी भी कारण प्रभाव निष्कर्ष को सीमित करना चाहिए, क्योंकि संभावना है कि अनियंत्रित चर परिणाम का कारण बनते हैं। अंत में चरों में हेरफेर करना या प्रतिभागियों को समूह में बेतरतीब ढंग से असाइन करना संभव नहीं हो सकता। इस मामले में एक कारणात्मक तुलनात्मक डिजाइन का उपयोग किया जा सकता है। कारणात्मक तुलनात्मक पद्धति में पहले से मौजूद समूह का अध्ययन किया जाता है और समूह के अंतर का अध्ययन ब्याज के कुछ आश्रित चर पर किया जाता है। उदाहरण के लिए एक शोधकर्ता अनाथालयों में बच्चों के बौद्धिक विकास का अध्ययन अपने जैविक माता पिता के साथ घर में पाले गए बच्चों की तुलना में कर सकता है। कारणात्मक तुलनात्मक डिजाइन का उपयोग अक्सर उन उपचारों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है जो प्रतिभागियों पर थोपना अनैतिक होगा। जाहिर है कि कारण तुलनात्मक डिजाइन कारण प्रभाव निष्कर्ष निकालने के लिए आवश्यक नियंत्रण बहुत कम पेशकश करता है। अंत में चरों में हेरफेर करना या प्रतिभागियों को समूह में बेतरतीब ढंग से असाइन करना संभव नहीं हो सकता, और कारणात्मक तुलनात्मक पद्धति में पहले से मौजूद समूह का अध्ययन किया जाता है। और उदाहरण के लिए एक शोधकर्ता अनाथालयों में बच्चों के बौद्धिक विकास का अध्ययन अपने जैविक माता पिता के साथ घर में पाले गए बच्चों की तुलना में कर सकता है और जो प्रतिभागियों पर थोपना अनैतिक होगा। जाहिर है कि कारण तुलनात्मक डिजाइन कारण प्रभाव निष्कर्ष निकालने के लिए आवश्यक नियंत्रण की बहुत कम पेशकश करता है। अनुदैर्ध्य बनाम क्रॉस अनुभागीय अध्ययन। अपने अध्ययन के क्षेत्र की प्रकृति से बाल विकास शोधकर्ता समय के साथ होने
चिंतित हैं। ये तथ्य एक और शोध डिजाइन विकल्प को प्रकाश में लाता है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। अनुदैर्ध्य अनुसंधान बनाम पार अनुभागीय अनुसंधान। अनुदैर्ध्य अध्ययन में एक विशेष समय अवधि में प्रतिभागियों के एक ही समूह का अध्ययन करना शामिल है। क्रॉस अनुभागीय अध्ययनों में एक ही समय में विभिन्न आयु समूह में प्रतिभागियों के समूह का अध्ययन शामिल था। ऐसे प्रतीत होता है कि अनुदैर्ध्य अनुसंधान विकासात्मक शोधकर्ता की पहली पसंद होगी, लेकिन उस पद्धति के कुछ नुकसानों के कारण विकासात्मक शोधकर्ताओं को कभी-कभी क्रॉस अनुभागीय पद्धति का उपयोग करना चाहिए। अनुदैर्ध्य अध्ययन में एक शोधकर्ता प्रतिभागियों के जीवन के दौरान निर्दिष्ट बिंदुओं पर बार-बार अवलोकन या परीक्षण करता है। इस प्रकार के डिजाइन की समस्याएं अक्सर लाभों को ओवरराइड कर सकती हैं। एक व्यापक समय अवधि में व्यक्तियों के एक बड़े समूह का अध्ययन करना महंगा है। इन व्यक्तियों के साथ साथ रहना महंगा और समय लेने वाला हो सकता है। प्रतिभागी घर और स्थानीय से दूर जा सकते हैं और इसीलिए अध्ययन से बाहर हो सकते हैं। कभी-कभी प्रतिभागी परीक्षण या टिप्पणियों के प्रति समझदार हो जाते हैं और बार-बार उपायों पर अभ्यास करते हैं और परिणामों को दूषित कर देते हैं। अनुदैर्ध्य अध्ययन के परिणामों में कोहोर्ट प्रभाव भी एक कारक हो सकता है। कोहोर्ट प्रभाव एक कोहोर्ट या समूह के विकास की सामान्य विशेषताएं या रुझान हैं जो किसी अन्य कोहोर्ट के लिए सूट का पालन नहीं कर सकते हैं। इनमें से कुछ संबंधित समस्याओं को कम करने की कोशिश करने के लिए शोधकर्ता अक्सर व्यक्तियों के छोटे समूह का अध्ययन करते हैं, लेकिन इससे बड़े समूह के लिए निष्कर्षों को सामान्य बनाना मुश्किल हो सकता है। इनमें से कुछ संभावित समस्याओं को कम करने की कोशिश करने के लिए शोधकर्ता अक्सर व्यक्तियों के छोटे-छोटे समूह का अध्ययन करते हैं, लेकिन इससे बड़े समूह के लिए निष्कर्षों को सामान्य बनाना मुश्किल हो सकता है। इनमें से कुछ संभावित समस्याओं को कम करने की कोशिश करने के लिए शोधकर्ता अक्सर व्यक्तियों के छोटे समूह का अध्ययन करते हैं, लेकिन इससे बड़े समूह के लिए निष्कर्षों को सामान्य बनाना मुश्किल हो सकता है। अनुदैर्ध्य बनाम क्रॉस अनुभागीय अध्ययन क्या है कि अपने अध्ययन के क्षेत्र की प्रकृति से बाल विकास शोधकर्ता समय के साथ होने वाले परिवर्तन से चिंतित है और अनुदैर्ध्य अनुसंधान बनाम पार अनुभागीय अनुसंधान। अनुदैर्ध्य अध्ययन में एक विशेष समय अवधि में प्रतिभागियों के एक ही समूह का अध्ययन करना शामिल है और अनुदैर्ध्य अनुसंधान विकासात्मक शोधकर्ता की पहली पसंद होगी। विकासात्मक शोधकर्ताओं को कभी-कभी क्रॉस अनुभागीय पद्धति का उपयोग करना चाहिए और एक शोधकर्ता प्रतिभागियों के जीवन के दौरान निर्दिष्ट बिंदुओं पर बार-बार अवलोकन या परीक्षण करता है, जिससे जीवन भर तक कहीं भी हो सकती है। ये डिजाइन समय के साथ व्यवहार की निरंतरता के बारे में सर्वोत्तम जानकारी प्रदान करता है। इस प्रकार के डिजाइन की समस्याएं अक्सर लाभों को ओवरराइड कर सकती हैं और इन व्यक्तियों के साथ रहना महंगा और समय हो सकता है और कभी-कभी प्रतिभागी परीक्षण या टिप्पणियों के प्रति समझदार हो जाते हैं। अनुदैर्ध्य अध्ययन के परिणामों में कोहोर्ट प्रभाव भी एक कारक हो सकता है जो किसी अन्य कोहोर्ट के लिए सूट का पालन नहीं कर सकते। शोधकर्ता अक्सर व्यक्तियों के छोटे समूह का अध्ययन करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ संभावित समस्याओं को कम करने की कोशिश करने के लिए शोधकर्ता अक्सर व्यक्तियों के छोटे समूह का अध्ययन करते हैं और इनमें कुछ संभावित समस्याओं को कम कोशिश करने के लिए शोधकर्ता अक्सर व्यक्तियों के छोटे समूह का अध्ययन करते हैं। इससे बड़े समूह के लिए निष्कर्षों को सामान्य बनाना मुश्किल हो सकता है। क्रॉस सेक्शनल अध्ययन स्वभाव से त्वरित होते हैं, जिसमें एक शोधकर्ता को प्रत्येक व्यक्ति के विकास का पालन नहीं करना पड़ता है। उसी समय एक शोधकर्ता व्यक्तिगत विकास पर समृद्ध डेटा प्राप्त नहीं करता है, जिससे अनुदैर्ध्य अध्ययन में प्राप्त किया जाता है और बीच में से अंतर अनुमान लगाया जाता है कि क्रॉस सेक्शनल डिजाइन कोहोर्ट प्रभाव से भी प्रभावित होता है और समूह के लिए रुझान दिखा सकते हैं, न कि सच्चे विकासात्मक परिवर्तन। इस प्रकार जबकि क्रॉस सेक्शनल डिजाइन अनुदैर्ध्य डिजाइन विशेष ड्रॉप समस्याओं को हल करता है, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन में अभी भी कुछ नुकसान होते हैं। उदाहरण के लिए उम्र के अंतर, उम्र परिवर्तन और कोहोर्ट प्रभाव नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट है सारांश देखते हैं। बाल विकास अध्ययनों में गुणात्मक
और मात्रात्मक अनुसंधान विधियों का उपयोग किया जा सकता है। इसका निर्णय आमतौर पर ब्याज के शोध प्रश्न पर आधारित होता है और गुणात्मक विधियों के संबंध में शोधकर्ता का काम विषयों को उसके प्राकृतिक संदर्भ में यथासंभव कम घुसपैठ के साथ अध्ययन करना है और अध्ययन की अवधारणा के बाद निर्भर और स्वतंत्र चर को परिभाषित करना, यह तय करना है कि इस प्रकार का नियंत्रण संभव है। शोधकर्ता को मतभेदों को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त तरीकों का उपयोग करना चाहिए और एक दूसरे से कैसे संबंधित हो सकते हैं। अन्य आबादी और सेटिंग के लिए अध्ययन को सामान्य बनाने में सक्षम होने के लिए प्रतिनिधि नमूने का उपयोग करना अनिवार्य है और दृष्टिकोण में दिलचस्प डेटा को उजागर करने और इसे दोहराने की क्षमता क्षेत्र को समग्र रूप से मजबूत करने में मदद कर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि एक शोधकर्ता के रूप में बच्चों को कैसे जाना जा सकता है, इसके गुणात्मक प्रभाव, मात्रात्मक प्रभाव, सारांश क्या है, वही सब देखा। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन और इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।